अभी तक हम लोग एक ऐसा सिनेमा देखे हैं जिसमें राक्षस स्पेसशिप में इंसान का पुनर्जन्म कराता है, और एक ऐसा सीरीज देखे हैं जिसमें टेररिस्ट एयरप्लेन से वर्म होल में घुस के टाइम ट्रैवल करता है। और इन सबसे ज्यादा अच्छा एक ऐसा सीरीज है जो 30 साल पहले फाइनेंशियल सेक्टर में हुए स्कैम का एक कहानी बताता है, जिसमें आरबीआई और बैंक रिसीट और लोन का बात होता है। कैसे? देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और इसमें मुझे जो भी फायदा होगा उसका एक हिस्सा आपका। हर्षद शेयर मार्केट को अपनी दुनिया बनाने में लगा था और धीरे धीरे उसकी ये दुनिया बड़ी होने लगी थी। स्कैम 1992 का सबसे बड़ा अचीवमेंट उसका किरदार है। हमको पता, हम किरदार के बारे में कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है कि इतना अच्छे से किरदार कैसे बनाया गया है। देखो, इस शो में एक्शन या हॉरर जैसा कुछ है नहीं जिससे कि ऑडियंस कहानी को छोड़ के कुछ और भी एंजॉय कर सके। राइटर्स को पता था ये बात, इसीलिए वो लोग सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे फोकस किया। हर्षद को एक क्लियर मकसद दे दिया गया है कि उसको ज्यादा चाहिए। वो चौल में रहता है तो उसको ज्यादा अच्छा घर चाहिए। घर में भी लोकल ट्रेन वाली फीलिंग आती है। साला ऐसे ही चलता रहा ना, थोड़े दिन में धक्का मुक्की भी चालू हो जाएगी। वो अपने बॉस के अंडर काम करता है तो उसको अपना अकाउंट चाहिए। मैं यहाँ नौकरी करने थोड़ी आया। उसको मनी मार्केट में घुसने नहीं दिया जा रहा है तो वो अपना कार्टेल बनाएगा। जब आपके पास एक ऐसा गोल हो जो कि कभी पूरा नहीं होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अनगिनत दिक्कत खड़ा करने का जिसको वो फेस करते रहे। जितना हर्षद संघर्ष करेगा उतना ज्यादा ड्रामा होगा और उतना ज्यादा हम उसके किरदार को जानेंगे। शुरू में हमको लग रहा था कि पहला 6 एपिसोड में दिखाएगा कि हर्षद कैसे उस मुकाम तक पहुंचा कि वो इतना बड़ा स्कैम कर ले, फिर बाकी 2 एपिसोड में दिखाएगा कि स्कैम का खुलासा कैसे हुआ, और फिर बाकी के बचे कुछ एपिसोड्स में दिखाएगा उसके गिरने का कहानी। लेकिन अच्छा हुआ हम गलत थे। बस लाला, तो आराम से सांस ले ले, हवा का रुख बदलने वाला। क्योंकि हर्षद के कामयाबी का पूरा कहानी सिर्फ 3-4 एपिसोड्स में बताने के कारण कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ये सब शुरू के एपिसोड्स में हर मोड़ पे हर्षद एक मुसीबत झेला है जिसका सामना करते हुए देख के हम लोग को हर्षद से हमदर्दी होने लगता है। मार्केट में नोटिस छपवाना है, नहीं कर सकते। यूटीआई से पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा। आपको मनी मार्केट में घुसना है, सिटी बैंक नहीं घुसने देगा। अब ये हो सकता है कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होने की वजह से इतना ये सब संघर्ष इतना असली लगता है, लेकिन ये सब मुसीबत का इस्तेमाल करके हर्षद के किरदार को निखारना ये कला है। एक सीन है जिसमें एक पोलो नाम के कंपनी का मालिक हर्षद से डील नहीं करना चाहता है। सोचता है कि वो भरोसेमंद नहीं है। हर्षद स्माइल करता है, उठता है और उसको समझाता है कि वो कंपनी का वैल्यू को कैसे देखता है। ऐसे ही छोटे छोटे दिक्कत के कारण हम धीरे धीरे हर्षद को जानने लगते हैं और उसको पसंद करने लगते हैं। यही सब प्रॉब्लम जब धीरे धीरे बढ़ते रहता है तो हर्षद भी उतना ही ज्यादा पगलाने लगता है, लेकिन इसको हम लोग नोटिस नहीं करते क्योंकि इस वक्त तक हम लोग हर्षद से इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि उसका सारा हरकत सही लगता है। We are also dealing with the human side of the entire character. It's not only the technical part of the scam and all, but the human psyche and the human side of the character which we are exploring on a good scale. बाकी जितना भी किरदार है शो में वो लोग को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो कि बहुत जरूरी है। हर्षद को समझना सिर्फ उसके कहानी के दिक्कतों से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अगल बगल के लोग से बात करके भी हम हर्षद के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वो लोग के सोच विचार से जब हर्षद का बुद्धि मिलता है तब हम लोग को समझ में आता है कि किस तरह का इंसान है हर्षद। हम लोग को उसके बाप से पता चलता है कि वो शेयर मार्केट को लेकर कितना जिद्दी है। हर्षद के भाई से पता चलता है कि वो कितना रिस्क लेता है जो कि नॉर्मल लोग ना ले। पैसा तो बनेगा भाई, लेकिन बहुत रिस्की है। रिस्क है तो इश्क है। उसकी बीवी से पता चलता है कि अपने फैमिली को कैसे संभालता है वो। उसके दोस्त से पता चलता है कि वो बिगड़ा हुआ काम सब नहीं करता। थोड़ा सोचो, क्या सही में जरूरत था इतना दिखाने का कि उसका दोस्त लड़की लोग के साथ डांस करता है या दारू पीता है? जब भी हर्षद बोलता है कि नहीं, हम दारू नहीं पीते, हमको ये सब नहीं करना है, हम फैमिली मैन है, क्या उसका स्कैम से कोई रिलेशन है? क्या उसका इस कहानी से पूरा कोई रिलेशन है? नहीं। लेकिन फिर भी ये सब लाइन सुन के हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं सीरीज में, क्योंकि हमको किरदार के बारे में पता चल रहा है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑफ कोर्स एक्टिंग। देखो, किरदार को समझो एक बड़े पत्थर जैसा, और हर एक दिक्कत, हर एक सोल्यूशन, हर एक विलन, हर एक दोस्त, हर एक लाइन उस पत्थर को धीरे धीरे काटता है। एक किरदार उभर के आता है एक मूर्ति की तरह। अब वो मूर्ति को राइटर लोग एक हद तक ही छेनी मार मार करके ठीक कर सकता है। बाकी का काम है एक्टर का, कैसे वो अपने छोटे छोटे हरकत से उस कैरेक्टर को पूरी तरह परफेक्ट कर दे। प्रतीक गांधी का हर छोटा सॉरी टू इंटरप्ट यू, थैंक यू, जिस तरह से वो स्माइल करता है, जिस तरह से वो अपने हाथों को रेस्ट करता है, हर्षद मेहता के किरदार को वो हर तरीके से पूरा कर देता है। I think he has got under the skin of the character. उसके साथ में बात करते समय at a certain points I felt it was actually हर्षद मेहता। और सिर्फ कहानी में काम ही नहीं, ये सब डायलॉग सुनने में मजा आता है। मतलब हम मनु मंद्रा और हर्षद मेहता को 2 घंटा तक मौसम के बारे में भी बात करें तो हम सुन लेंगे और बोर नहीं होंगे।
जब किरदार सब अच्छा हो तो बाकी का काम भी आसान हो जाता है, और इस कहानी में बहुत ज़रूरत था स्टॉक मार्केट की दुनिया को अच्छे से समझाना। याद है कार्गो में हम बोले थे कि स्टोरी का डिटेल्स नेचुरली उभर के आना चाहिए, इसमें वो होता है। हर वो जगह जहाँ स्टॉक्स या बैंक्स के बारे में कुछ समझाया जा रहा हो, ध्यान रखा गया है कि वो लाइन किरदार से भी संबंधित हो। जॉबर भी हर एक की बात सुन के काम करता है। ब्रोकर ने बोला तो डीलर से खरीदो, ब्रोकर ने बोला तो डीलर को बेचो, और ये सब माथापच्ची के बाद मिलता क्या है? जेब में वांदा। प्रॉफिट होता है उस सेठ को और ब्रोकर को। हर लाइन सीरीज में जहाँ कुछ एक्सप्लेन हो रहा हो, वहाँ या तो हर्षद दूसरे के बारे में कुछ बोलेगा, या कोई दूसरा हर्षद के बारे में कुछ बोलेगा, या फिर दोनों मिलकर दुनिया के बारे में कुछ बोलेगा। एक सीन है जहाँ पे हर्षद का भाई रिपीट करता है कि उसके साथ क्या क्या दिक्कत है। एक सिंपल सा लाइन बस ऑडियंस को समझाने के लिए कि वो लोग अभी तक क्या क्या मिस किया है, इनकेस वो लोग फॉलो नहीं किया हो। इसमें आराम से दिखा सकता था कि हाँ हर्षद उसको सुन रहा है और बोल रहा है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। लेकिन शो इसको ऐसे हैंडल नहीं करता है। पूरा लाइन के दौरान हर्षद पे नहीं, बैकग्राउंड में उसकी माँ पे कैमरा फोकस किए हुए रहता है, जहाँ पे वो चिंतित खड़े रहती है। कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं था ये करने का, लेकिन ऐसा करने से हम लोग ये तो समझ ही गए कि उसके साथ दिक्कत क्या क्या है। हम लोग ये भी महसूस कर लिए कि वो माँ अपने बेटे को लेके कितना ज़्यादा डरी हुई है। ये है कला। बहुत बार ऐसा होता है सीरीज में कि कोई एक दिक्कत या कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कोई कैरेक्टर एक फनी लाइन बोल दे। ये इसलिए नहीं है कि ऑडियंस को एक्चुअली में समझ में आ जाए, क्योंकि लेखक लोग को पता है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको ये नहीं समझ में आने वाला है। तो ज़बरदस्ती का टेक्निकल होने के बजाय क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो लोग नहीं समझने वाला है वो लोग किरदार में इंटरेस्टेड रहे, और जो लोग समझ सकते हैं वो लोग को अच्छा लगे कि हाँ कितने मैच्योर तरीके से हैंडल किया गया है इस प्रॉब्लम को। अगर इस तरह से ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं समझा जाए तो दोनों तरह का लोग खुश हो जाता है। ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं समझने से एक ऐसा ज़बरदस्त तरह का कहानी भी निकल के आता है जहाँ पे हीरो पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से गंदा ना हो, जो कि ज़्यादातर बायोग्राफीज करते हैं, स्पेशली इंडिया में। पूरे सीरीज़ में बाकी सब लोग हर्षद को नीचे गिराना चाहता है। मनु मंद्रा उसका इमेज खराब करना चाहता है, सिटी बैंक उसको अरेस्ट करवाना चाहता है, जबकि हर्षद मेहता कभी नहीं चाहता है कि कोई और गिरे, उसको बस अपने आप को आगे ले जाना है। हर्षद मेहता अब लाइन क्रॉस कर रहा है। इस बार मेहता मरेगा। You kill him in the share market. We will stab him in the money market. कभी भी वो कोई ऐसा काम नहीं किया सिर्फ दूसरे को गिराने के लिए, अनलेस वो उसके रास्ते में खड़ा हो। जब इंटरनेशनल बैंक्स का कार्टेल उसको रोका तो वो खुद का कार्टेल बनाया। ये सब कुछ देखकर हम लोग को हर्षद के साइड में होने का मन करता है। लेकिन फिर आता है इस शो का सबसे अच्छा पार्ट, सुचिता दलाल। हम बुक पढ़े नहीं है तो हमको पता नहीं है कि ऑथर्स लोग इसमें अपना कहानी लिखा है कि नहीं, लेकिन शो में सुचिता दलाल का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। She sort of sets the ball rolling on the downfall of the big bull that is Harshad Mehta. सुचिता पूरे शो की कॉन्शियंस है। उसी के नजरिए से हम लोग सही गलत का समझ रख सकते हैं इस कहानी की दुनिया में। इसीलिए उसके किरदार को उतने ही अच्छे से बनाना जरूरी था। कहानी में उसका काम है अपने हीरो, जिससे हम लोग इतना ज्यादा कनेक्ट किए हैं, उसको नीचे लाना। अगर पूरे शो में वो सिर्फ यही बकते रहते कि ये बहुत गलत काम है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हर्षद मेहता ऐसा नहीं कर सकता है, तो हम लोग को भी लगता है कि यार भाड़ में जाइए और हर्षद मेहता बहुत सही आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं बनाया उसको। उसका भी स्ट्रगल साथ में देखे हैं हम लोग। देखे हैं कि वो कितना सीरियसली लेती है अपने काम को। देखे हैं कि वो कितना ज़्यादा कोशिश करती है सही से एक आर्टिकल लिखने का, कितना ज़्यादा कोशिश करती है वो अपने किसी भी सोर्स को ढूंढने और उसको बचाने का। जब हर्षद बिल्कुल टॉप पे था, जब सब कोई उसको भगवान मानता था, तब ये उसी के बुलाए हुए डिनर में उसी को गाली देके बाहर निकल आती है। तो जब ये औरत बोले कि हाँ हर्षद गलत किया, कि पूरा सिस्टम ही गलत है, तो तुमको मन करता है कि हाँ इस औरत का बात भी हमको मानना है। हम लोग कितना सारा मूवीज देखते हैं जिसमें वो लोग अपने हीरो को पूरी तरह से भगवान बना देता है और अपने विलेन को पूरा घटिया और दुष्ट तरीके का इंसान दिखाता है। बार बार ऐसा पोलराइजेशन से ऑडियंस भी बहुत बेवकूफ हो जाता है और कहानी तो बकवास हो ही जाता है। ऐसे मूर्खतापूर्ण कहानी सबके बीच में स्कैम 1992 जैसा शो, जो कि इंसान और उसके बनाए हुए सिस्टम्स को बारीकी से देखता है और क्रिटिसाइज करता है, एक शानदार एक्सपीरियंस है। अभी जाकर देखो इसको। तो ये था मेरा स्कैम 1992 का रिव्यू। हम पूरा कोशिश किए हैं कि कम से कम स्पॉयलर्स दें, सो दैट तुम लोग अपने दोस्त लोग को ये वीडियो शेयर करो और दिखाओ कि हाँ इसीलिए स्कैम 1992 देखने लायक शो है। तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने बाकी दोस्त लोग को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।